क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। चल रहा था फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। कौन सा नंबर है? ये 5वां नंबर था। फसलों के उपयोग के आधार पर कितने पॉइंट हो गए थे? 8वां पॉइंट लिखना है ना। पॉइंट नंबर 8, शिकारी फसलें। प्रे और स्मूथर क्रॉप्स। डाल दी हेडिंग। चलो लिखो इसमें, ऐसी फसलें जो खरपतवारों को भौतिक रूप से दबाकर नष्ट कर देती हैं। ऐसी फसलें जो खरपतवारों को दबाकर भौतिक रूप से नष्ट कर देती हैं। या अपने किसी विशेष प्रभाव से नष्ट कर देती हैं। या अपने किसी विशेष प्रभाव से नष्ट कर देती हैं, शिकारी फसलें कहलाती हैं। जैसे बरसीम और लोबिया आदि। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9, अवस्थित या निर्वाह फसलें। सबसिस्टेंस क्रॉप्स। TEN।
ऐसी फसलें जो किसी समस्याग्रस्त क्षेत्र में उगाई जाती हैं, ऐसी फसलें जो किसी समस्याग्रस्त क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, निर्वाहक फसलें कहलाती हैं। जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तैरने वाली धान उगाते हैं, तथा शुष्क क्षेत्रों में ज्वार तथा बाजरा उगाते हैं। नेक्स्ट है आपका कीट आकर्षक फसलें। कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप्स। कभी कभी मुख्य फसल को कीट पतंगों या बीमारियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर किसी अन्य फसल को उगाते हैं। जो खेत की प्रमुख फसल के कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके आक्रमण से बचा लेती हैं। जैसे कपास की फसल को कपास के लाल कीट से बचाने के लिए कपास के खेत के चारों ओर भिंडी की फसल उगाते हैं। इस प्रकार भिंडी कीट आकर्षक फसल कहलाती है। नेक्स्ट है आपका पायरा क्रॉप फसल है। पायरा फसल
उटेरा क्रॉप्स। लिख लिए। निचली भूमि की धान की फसल में, निचली भूमि की धान की फसल में भूमि की अवशेष नमी का उपयोग भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए मसूर, बरसीम आदि की बुवाई करना पायरा फसल कहलाती है। इसमें फसल की बुवाई बिना जुताई गुड़ाई के की जाती है। नेक्स्ट है मुख्य या आधार फसलें। मेन और बेस क्रॉप्स, मेन और बेस क्रॉप्स। लिखिए, अंतर्वर्ती फसल प्रणाली में अंतर्वर्ती फसल प्रणाली में ऐसी फसलें जो अपने इष्टतम अंतरण पर उगाई जाती हैं, इष्टतम अंतरण पर उगाई जाती हैं, ये फसलें मुख्य आर्थिक उद्देश्य एवं अधिक अवधि की होती हैं। जैसे गन्ना प्लस गेहूँ,
जैसे गन्ना प्लस गेहूं के क्रम में मुख्य फसल गन्ना है। अंतर्वर्ती फसलें मुख्य फसल अपने इष्टतम अंतर पर बोई जाती हैं। अंतर्वर्ती फसलें मुख्य फसल अपने इष्टतम अंतर पर बोई जाती हैं। इनके बीच में अन्य फसल बोते हैं। बीच में बोई गई फसल के कारण मुख्य फसल की उपज में कमी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है आपकी घटक फसल। कंपोनेंट क्रॉप्स। कंपोनेंट्स क्रॉप अंतर्वर्ती फसल उत्पादन प्रणाली में मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच में जिस फसल की बुवाई करते हैं उन्हें घटक फसलें कहते हैं। जैसे गन्ने के खेत की बीच की पंक्तियों में मूंग, उड़द व लोबिया आदि उगाना। और आती है आपकी नेक्स्ट सोलिंग क्रॉप। सोलिंग क्रॉप ऐसी फसलों के पौधे जो हरी अवस्था में काटकर
पशुओं को खिलाए जाते हैं। सोलिंग क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे बरसीम, नेपियर घास आदि। अब छठवां है आपका कृषि महत्व के आधार पर कृषि महत्व के आधार पर वर्गीकरण। कृषि महत्व के आधार पर वर्गीकरण। कृषि महत्व के आधार पर कृषि महत्व के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। मेरे बीज का आकार, बीज का आकार, लिखिए बीज का आकार बोने की गहराई, बीज का आकार बोने की गहराई को प्रभावित करता है। मोटे बीज अधिक गहराई पर तथा छोटे बीज कम गहराई पर नमी के संपर्क में बोए जाते हैं। छोटे बीज कम गहराई पर नमी के संपर्क में बोए जाते हैं। बीजों के आकार के आधार पर बीजों के आकार के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 छोटे बीज वाली फसलें, नंबर 2 मध्यम आकार, मध्यम आकार बीज वाली फसलें,
तीसरा है बड़े बीज वाली फसलें। छोटे बीज वाली में कौन कौन सी फसलें आती हैं? छोटा बीज है ये, और लिखो छोटे बीज वाली फसलें, जैसे उसी में लिख लो, आगे उसी में आ जाएगा। जैसे गोभी, बरसीम, तंबाकू व सरसों आदि। अब लिखिए मध्यम आकार के बीज वाली फसलों में लिखना, जैसे गेहूं, जौ, जई व ज्वार आदि। गेहूं, जौ, जई व ज्वार आदि। बड़े बीज वाली में मक्का, मटर, कपास, अरहर आदि। अरहर है, चना है। अब इसके बाद बी आता है जड़ों की गहराई। गहरी जड़ वाली फसलें और उथली जड़ वाली फसलें। पहले हेडिंग डाल दो आप, जड़ों की गहराई डाल दी। लिखिए फसलों का मिश्रण व फसल चक्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि मिश्रित फसल या फसल चक्र में एक के बाद दूसरी फसल की जड़ें एक ही गहराई से पोषक तत्व व नमी ना लें। दूसरी फसल की जड़ें एक ही गहराई से पोषक तत्व व नमी ना लें। उथली जड़ वाली फसल के साथ गहरी जड़ वाली फसल चक्र या मिश्रण में रखते हैं।
जड़ों के आधार पर फसलों को दो भागों में विभक्त किया गया है। दोनों पॉइंट लिख लो, गहरी जड़ वाली फसलें और उथली जड़ वाली फसलें। लिख ली दोनों। अब उसमें लिख लो उथली जड़ वाली में। उथली जड़ वाली फसलों में लिखो जैसे मक्का, गेहूं, जौ आदि। गेहूं, मक्का, जौ आदि। और गहरी जड़ वाली फसलों में लिख लो अरहर, कपास व ग्वार आदि। उथली जड़ वाली में क्या लिखा? मक्का, गेहूं, जौ। और गहरी जड़ वाली में अरहर, कपास व ग्वार आदि। अब इसमें आता है सी। जड़ों पर ग्रंथियां। जड़ों पर ग्रंथियां। डाल ली हेडिंग, जड़ों पर ग्रंथियां। लिखिए इसमें मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए दलहनी फसलें उगाते हैं। क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम और ओजोटोबैक्टर जीवाणु की ग्रंथियां होती हैं। जो वातावरण की नाइट्रोजन को एकत्रित करके मृदा में नाइट्रेट के रूप में बदल देती है। जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं।
अब नंबर 1 लिख लीजिए इसमें। हाँ, एकत्रित करती हैं। इसी आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। इसी आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ये दलहनी फसलें, हेडिंग डाल लो। लिख लो मटर, चना, उड़द, मूंग। मटर, चना, उड़द, मूंग, सोयाबीन, अरहर, मसूर आदि। अब लिखिए दलहनी फसलें। लिख लिया? इसमें लिखो गेहूं, धान, ज्वार व मक्का सभी दलहनी फसलों को फास्फेटिक उर्वरकों की अपेक्षा नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होती है। अब दी है पानी की आवश्यकता। में अधिक पानी सहन करने वाली फसलें। नंबर 2, अधिक सिंचाई चाहने वाली फसलें। नंबर 3, औसत सिंचाई वाली फसलें। नंबर 4, कम सिंचाई वाली फसलें। नंबर 5, सूखा सहन करने वाली फसलें। सूखा सहन करने वाली फसलें लिख ली? नोट करो।
सब उसी में एक एक लाइन में सब फसलें लिख जाएंगी। सब नोट कर लो पांचों पॉइंट, फटाफट नोट करो पांचों पॉइंट। लिख लिया? अब लिख लो अधिक पानी सहन करने वाली फसलें जैसे धान, जूट आदि। जैसे धान, जूट आदि। नंबर 1 में लिखना ये। नंबर 2 में लिखो आलू, गन्ना, सब्जियां व बरसीम आदि। आलू, गन्ना, सब्जियां व बरसीम आदि। नंबर 3 में लिखो गेहूं की टॉल वैरायटी। टॉल TALL। गेहूं की टॉल वैरायटी, मक्का, जौ, जई व लोबिया आदि। मक्का, जौ, जई व लोबिया आदि। अब नंबर 4 में लिखो चना, मटर, अरहर, बाजरा व कपास आदि। नंबर 5 में लिखो ज्वार, ग्वार, बाजरा, कपास व सांवा आदि। कपास व सांवा आदि। नेक्स्ट आता है आपका मृदा pH व मृदा बनावट। मृदा pH व मृदा बनावट। इसमें नंबर 1 है मटियार भूमि की फसलें। मटियार भूमि की फसलें। नंबर 2 दोमट भूमि की फसलें। नंबर 3 बलुआर दोमट भूमियों की फसलें। नंबर 4 रेतीली
की फसलें। नंबर 5 ऊसर भूमियों की फसलें। नंबर 6 अम्लीय भूमियों की फसलें। नोट कर ली सब? कर लो फटाफट सब नोट। हो गई नोट? नंबर 1 में लिखो धान, कपास, चना व जूट आदि। धान, कपास, चना व जूट आदि। अब दोमट भूमि में लिखो सभी फसलें उगाई जा सकती हैं या उगाई जाती हैं। सभी फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 3 में लिखो आलू, गाजर, शलजम, मूली, चुकंदर व शकरकंद आदि। नंबर 4 में लिखो खरबूजा, तरबूज व ककड़ी आदि। खरबूजा, तरबूज व ककड़ी आदि। नेक्स्ट लिखो ऊसर भूमि वाली फसलों में लिखो नंबर 5 में धान, चुकंदर, कपास, जौ, बरसीम व गोभी आदि। अम्लीय भूमि में लिखो नंबर 6 में बकव्हीट। बकव्हीट, राई, आलू आदि। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका F।
प्रकाश अवधि के आधार पर कम प्रकाश चाहने वाली फसलें इन्हीं को कहते हैं अल्पप्रकाशापेक्षी अल्प प्रकाशापेक्षी। क्यों तुम लोग इधर क्यों बैठे? सुमित, तुम यहाँ क्यों बैठे? चलो इस क्लास में। तुम उसकी संगत में मत रहा करो, खुद तो नहीं पढ़ता और ना पढ़ने दे। चलो इधर। दे प्लांट नंबर 2। मैं बुक नहीं मिली, लाओ अपनी दो बुक। नहीं, हमसे ली थी कि तुमने खुद निकलवाई थी? सुमित से, सुमित के पास होगी तो सुमित से ही ली होगी हमने। इसका तो ठीक है। कुछ पढ़ा है इसमें? महर्षि वेदव्यास के बारे में। दीर्घ प्रकाशापेक्षी फसलें बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तभी हम फ्लाइट मूड पे डालते हैं। कोई चक्कर नहीं, कर लेंगे तब नहीं तो। नंबर 3 दिवस निष्प्रभावी। वो भी डीप, एक बुक से नहीं, कम से कम 5-6 बुक रखते हैं एक ही सब्जेक्ट की। निष्प्रभावी, जैसे हमें इतिहास पढ़ना है तो हम इतिहास की 5-6 किताब रखेंगे अलग अलग राइटर की। बोलते हैं इसमें क्या छूटा है वो हमें जानकारी इस बुक से मिल जाए, इसमें जो छूटा है वो हम दूसरी बुक से। तो हम उस हिसाब से एक सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना लेंगे। ऐसे ही हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उस हिसाब से हमें चारों सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा हम किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें ज्ञान मिलेगा। अब जैसे ये किताब है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है तो हम दूसरे राइटर की देखेंगे उसमें क्या मिल रहा है तो अंडरलाइन करेंगे, फिर नोट्स बनाते रहेंगे। बहुत मेहनत करनी होती है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और कम से कम हमें 24 घंटे में से 20-22 घंटे पढ़ाई को देने होते हैं। 20 घंटे भी दे लिए बहुत है, क्योंकि हम एक ही कमरे में रहेंगे, हमें घर से बाहर जाना ही नहीं है, किसी रिश्तेदार से बात ही नहीं करनी। इसको किताब पे ही फोकस। 7। हाँ, ये 7 नंबर है। हमने अब एक किताब को पढ़ने में तुमने मान लो 5 दिन लगाए, चलो 10 दिन लगा लिए, ठीक है। दूसरी किताब उठाई, उसको पढ़ा, हमें जो मैटर अच्छा लगा हमने नोट्स बना लिए। तो अब प्रिपरेशन करोगे जब ही ना, जब तुम पढ़ोगे उससे। एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना होता है। जो सोशल साइंस में जितने सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे पढ़ना होता है। चारों सब्जेक्ट की किताब तुम 20 रखे हो तो उसे तुम 10 दिन में कवर थोड़ी ना करोगे। फिर पढ़ने से क्या हो रहा है, याद भी तो करना है, कंटेस्ट याद करना है कि कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछे तो वो। तभी तो IAS का दिमाग इतना तेज क्यों होता है। अब इतनी किताबों को पढ़ते हैं, इतनी किताबों को 20 घंटे पढ़ते हैं, 20-22 घंटे घर से बाहर। उनका सिर्फ कमरे में खाना ही वहीं रहेगा, वहीं खाएंगे, बस पढ़ते रहेंगे, खाएंगे वहीं, अपना जो भी काम है। मोबाइल तो वो चलाते ही नहीं है, खैर बाई चांस है तो उसमें भी पढ़ेंगे। अगर मोबाइल भी देखा तो उसमें भी नोट्स रहेंगे उनके। वाली फसलें, तुम गाना सुन रहे हो, वो ऑडियो सुनेंगे लेक्चर की। अपनी तुमने कोई चीज़ याद की तो उसको ऑडियो के द्वारा सुनेंगे। उनका काम मेन मकसद है कि हमें ये पेपर क्लियर करना है। दिन रात एक इसी को कहते हैं कि दिन रात एक कर देना। उनके लिए सोना नहीं होता है, वो लोग सोते नहीं है रात को पढ़ते हैं, क्योंकि रात का माहौल सबसे शांत होता है, ठीक है, कोई क्रियोर्स नहीं होता है। दिन में
थोड़ा ऊधम ज़्यादा होता है, तो वो लोग रात को ही ज़्यादा पढ़ते हैं। सुबह के टाइम जब आप जगते हो तब वो सोते हैं, मुश्किल से 4 घंटे की नींद उनके लिए बहुत अवधि के आधार पर ये दूसरा वर्गीकरण। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम कोई सब्जेक्ट को अच्छी तरह से 2 घंटे में कवर करो, वो बुद्धि के हिसाब से होता है। अब किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। तुम्हें जल्दी समझ में आता है तो तुम जल्दी कवर कर लेते हो। अब किसी को नहीं आता, वो 4 घंटे उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तुमने 2 घंटे में कवर कर दिया, तो बात अलग है। तो वो आपकी बौद्धिक स्तर के ऊपर होता है, IQ लेवल के ऊपर होता है कि आपका IQ लेवल कैसा है, ये होता है। किसी चीज़ को तुमने जल्दी समझ लिया तो तुमने एक सब्जेक्ट को जल्दी सीख दिया पढ़ के 4 दिन में, हम उसी सब्जेक्ट को 8 दिन में लगा रहे हैं। मक्का, ये इंसान की वर्किंग के ऊपर कैसे आदि। कई आपने देखे होंगे जो टॉपर होते हैं वो आपके सामने नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ते हैं मक्का, सरसों, अंडी, बट यू आर नॉट टॉपर। नेक्स्ट है मृदा कटाव। कुछ टॉपर क्या होते हैं, वो आपके सामने नहीं पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे रात को, जैसे मूंग, लोबिया। अच्छा, मैं पता ही नहीं, हम तो पढ़ते ही नहीं है, हम कभी सुबह ही नहीं पढ़ते, ये हमारा मेन उद्देश्य है। हम सुबह कभी नहीं पढ़ते, जौ आदि, क्योंकि हमें सुबह नींद प्यारी बहुत है। हमसे रात को 3 बजे तक पढ़ा लो, हम पढ़ने तैयार हैं। 4 बजे तक पढ़ा लो, पढ़ने दे, लेकिन एक सुबह से नहीं पढ़ाओ कि हमसे कहो 4 बजे से उठ के पढ़ लो, वो हमसे नहीं होता। अब आएगा, अपना अपना तरीका है। हम पढ़ाई को किस तरीके से करें वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कवर करते हैं। हम नहीं पढ़ते, हम सुबह नहीं पढ़ते, हम रात को पढ़ लेंगे 3 बजे तक। हमें रात को जागने की कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब दिन में हमसे पढ़ाई नहीं होती है। चाहने वाली फसलों में रात को शांत माहौल में कोई हमसे बोले ना, अकेले बैठे तब पढ़ते हैं। इन फसलों में देने के बैठे 10 लोगों तो किताब खोल के बैठे, कहाँ पढ़ाई हो रही है, बातें ही होंगी, बातें ही चलें, पढ़ाई तो ना चले। जैसे देवराज है, बहुत टॉपर इंसान है, 8 घंटे से अधिक। घर वालों का फोन आया था कि देवराज बहुत पढ़ रहा है हमारा, होनी चाहिए। चलो हमें बताओ जरा, महाभारत की रचना किसने की? जैसे मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, लोबिया व मूंग। महाभारत की रचना वो उन्होंने वो लिखा था रामचरितमानस, मक्का, हनुमान जी ने नहीं, वो तुलसीदास जी ने, पर हनुमान जी ने किसी की रचना नहीं की, ठीक है। लोबिया व मूंग आदि। अब वो ऐसे तो जाओ तो वो मनगढ़ंत का कहानी है, मन पे विश्वास। महर्षि कृष्ण वेद व्यास देवप्यान ऋषि जी हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और नेक्स्ट है आपका अधिक प्रकाश वेद व्यास जी ही हैं। तुम बताओ, वाल्मीकि जी ने कहाँ से लिख ली? रामायण की रचना की है उनने। तुम अच्छे हो गुरुजी। इन फसलों को उसका तो हमेशा ही क्लियर होता है रोज के रोज, अधिक, पर वो फिर भूल जाता है। फसलों को यहाँ पढ़ लिया, घर जाके भूल जाए। रहने दो, घर पे महाभारत होगी वो भी अच्छा नहीं रहेगा, रोज कुरुक्षेत्र का युद्ध चिड़ेगा फिर तुम्हारे यहाँ पे की आवश्यकता होती है। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। जैसे गेहूं, जौ, जई, बरसीम, गेहूं, इनके अनुसार बरसीम, मटर, चना व मसूर आदि। और 42वें अध्याय। महाभारत ऐसी तो नहीं है कि हमने पढ़ लिया, इसमें अध्याय है, ठीक है क्लियर? हाँ, अब गीता बहुत बड़ी तो इनमें अध्याय होंगे, एक अध्याय उसके भाग होंगे। तो ऐसे ही 42वें अध्याय 25 भाग का 42वां अध्याय है, जिसमें इन्होंने कहा है कि गीता एक नामक पर्व है, ठीक है। गीता को क्या बताया? पर्व। पर्व यानी त्योहार। इनमें इन्हें प्रकाश की अवधि से कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, पर्व तो ठीक है। प्रकाश की अवधि जिसमें विश्व गुरु कृष्ण जी श्री कृष्ण की वाणी द्वारा शिष्य के प्रतीक रूप में अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। श्री कृष्ण जी क्या कर रहे थे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था? तो गीता का उपदेश तो तभी तो आते हैं, वो हर राह पे वो गीता के एक उपदेश देने लगते हैं, भले ही वो उनके सारथी थे। सारथी यानी टमाटर। अब महाभारत वाले पढ़ते तो सारथी मतलब कपास, सूरजमुखी, टमाटर, धान की बोनी। सखा तो थे ही थे, जो रथ चलाता उसको भी सारथी बोलते हैं। धान की बोनी, तो वो उनके सारथी थे।
अब कहने को श्री कृष्ण जी को का जरूरत नहीं कि रचना है, किसमें जैसे उनको उपदेश जया देने थे। व यहाँ पे पद्मा उन्होंने एक आदि। चालाकी चली थी, गलत देखा जाए कौरवों के साथ, जया ठीक है। जया व जहाँ पद्मा उन्होंने आदि। देखा कि पांडव हार रहे हैं तो वो वहाँ पे विराम करके अपने उपदेश देने लग जाते थे और उन्हें बताते थे कि कैसे तुम्हें आगे करना है। तो वो यहाँ पे एक वैसे चीटिंग मानी जाएगी, ये बहुत बड़ी चीटिंग करते थे वो। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कौरव से पांडव ही जीते। कर्ण तो उधर साइड था ना, कर्ण इधर का, वो पता है ना। उन्होंने बहुत ऐसे मतलब उन्होंने गीता में यही तो दिखाया कि किस तरीके से तुम कैसे जीत सकते हो। उनके हर उपदेशों में यही था, वो उनको प्रवचन देने लगते थे, उनका यही तो था उपदेश देना। विश्लेषण की क्रिया के आधार ठीक है, पर इसमें विपुल ज्ञानपूर्ण 18 अध्यायों के अंतर्गत 700 श्लोक उपलब्ध हैं। श्लोक तो जानते ही हो, संस्कृत के होते हैं। अब चूंकि गीता का पाठ अध्याय है तो उसमें ये तुमने पढ़ा होगा सर्वधर्मा। संस्कृत कौन पढ़ लेता है? हम पढ़ तो हम भी लेते हैं, मतलब पूछ रही हूँ, और तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। क्रिया के आधार पर सर्वधर्मा परित्यज्य ममेक शरणं व्रजा अयम त्वया सर्वपयो मोक्षयिष्यामि मा तुच्छा। ये वाले में इसमें इन्होंने क्या किया है कि हमें सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मेरी शरण मतलब भगवान की शरण में। हमें सभी धर्म को त्यागना है और भगवान की शरण में जाना है। तो फिर हमें कोई धर्म कैसे हम कह सकते हैं कि कोई धर्म है, जब वो कह रहे सारे धर्म को छोड़ दो। हम अब ना हिंदू धर्म रख सकते, ना ही इसमें मुस्लिम धर्म रखेंगे। हमें सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, ठीक है। और उनका कहना है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये गीता के कुछ उपदेश है जिन्होंने अर्जुन से कहे हैं। किन्होंने? नहीं, यहाँ से नहीं मिलेगा, कृष्ण जी ने। चलो आप वहीं और दूसरी जगह पे बस। मैं स्वयं धर्म के प्रतिनिष्ठ अहंकार को कर समर्पण का भाव हेतु प्रेरणा में निहित है। मतलब उनका कहना है कि हम अहंकार में ना चल के, हाँ भाई वो इतना बड़ा कपड़ा नहीं है उसको, ये वाला एक अलग था यहाँ, ठीक है, जाओ ले जाओ। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, जो अहंकार करेगा उसका विनाश निश्चित है, ठीक है। आप किसी, जैसे आपके पास बहुत धन है तो आप नहीं एक दूसरों से कहोगे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे से मत बोलो, हम तुम हमारे आगे लग क्या रहे, कुछ भी नहीं। तो ये एक अहंकार है। आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो अनपढ़ गमारो, हमसे मत बोलो, हम पढ़े लिखे। हमें अहंकार को नहीं रखना है। अहंकार अगर मनुष्य ने रखा तो उसने अपना विनाश शुरू करना शुरू कर दिया। हमें किसी भी बात में अहंकार को नहीं लाना चाहिए। अब इसमें तो सारे इसके श्लोक ही हैं। हम गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताते हैं, ठीक है। श्लोक पढ़ना पड़ेंगे तुम्हें। अच्छा, एक मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, उसका अर्थ कौन बताएगा? चलो ठीक है। द्वयम इमो पुरुषो लोके सरक्षाचार एवं चा छर्णा सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। एक बार रिपीट करूँ या लिख दूँ? रिपीट लिख दें, क्योंकि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं संस्कृत है। द्वयमिमो पुरुषो लोके क्षर चार अक्षर संस्कृत बहुत टफ है, ऐसी नहीं है इजी। एवं चा प्रकाश संशोधन की हमने पढ़ी है, खैर हम तो एग्जाम देते हैं संस्कृत की, तो इसलिए हमें नहीं है। क्षरा सर्वाणी भूतानि, जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा उटोक्षर, जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा CO2 उच्चते स्थिरीकरण होती है। चलो इसका अर्थ बताओ।
CO2 स्थिरीकरण होती है, हाँ, अब वो करेगा, उसमें अर्थ निकालेगा गूगल पे। उसे C3 प्लांट कहते हैं। ऐसे नहीं, बोलो बोलो। इस जगत में दो पुरुष शक्ति की तरह कार्य करते हैं, एक क्षर और एक अक्षर, ठीक है। प्रथम सब उत्पाद वस्तुएं क्षर हैं और जो विकार और परिवर्तन रहते हैं वह अक्षर हैं। जिनमें विकार नहीं है यानी दोष नहीं है वो अक्षर है, कार्बन वाला वो अक्षर कहलाता है। परंतु सबसे उत्तम पुरुष जिसे परमात्मा कहते हैं उसे न्यारा अभिमान से वो क्षर है, यानी जिसमें वस्तु है, ठीक है, वो हमारा उत्तम पुरुष कहलाएगा। अब जिसमें सब कुछ दोष है तो वो हमारे उत्तम पुरुष में नहीं आएगा, वो अक्षर में आएगा, यानी वो ज्ञानी में भी नहीं आएगा, ना उसे हम परमात्मा के रूप में मान सकते हैं। हम परमात्मा के नहीं मानते, इंसान ही तो है जो अच्छा काम करते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करके जाते हैं, उन्हें हम पूजने लगते हैं, तो वो इंसान ही तो थे। हम गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं यहाँ पे ये देवता है, वो भी तो एक इंसान ही होंगे, जिन्होंने कुछ किया होगा, उन्हें हम देवता के रूप में पूजने लगते हैं, उनको स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब है। तुम छांटते रहना बस, पता नहीं क्या करते रहते। जिन पौधों में CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद, चलो ठीक है, गीता का हम ज्ञान याद करेंगे। हो गई संस्कृत, कल एक गीता के संस्कृत के श्लोक याद करके आना, पूछेंगे। गीता में तो कृष्ण जी ने उपदेश दिए हैं ना, महाभारत में तो पूरा वर्णन किया गया है। गीता में तो सिर्फ इनके श्लोक चलते हैं जिन्होंने उपदेश दिए हैं, मनुष्य के बारे में दिए हैं, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उत्तम मनुष्य कौन होगा, कैसे कर सकता है, वो उनके हैं। लिख लिया। प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ, 4 कार्बन वाला पदार्थ, ये अपना उसका है महाभारत का, ऑक्सैलोएसिटिक कर्म वाले लिखा ऊपर, मेरे ख्याल से तो महाभारत का, एक बार देख लेना। महाभारत में ज्यादातर श्लोक नहीं दिए, गीता में ही सारे उपदेश दिए हैं। सारे श्लोक गीता में 700 श्लोक हैं गीता में, क्योंकि उसमें जो महाभारत चल रही थी तो वो उपदेश दे रहे थे कृष्ण जी। ये पौधे तो गीता में इसलिए महाभारत का इसलिए पाठ माना जाता है क्योंकि जब महाभारत चल रही थी तो कृष्ण जी जो उपदेश दे रहे थे वो गीता के उनके खुद के उपदेश हैं, ठीक है, उन्होंने बताए कृष्ण जी को, तो वो महाभारत में इंक्लूड होगी ना, होगी कि नहीं होगी। जैसे गन्ना, मक्का आदि, तभी तो कृष्ण जी सारथी बने थे। अब समय समय पर वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, जहाँ वो गलती कर रहे थे तो उन्हें अपने उपदेशों के द्वारा, गीता के द्वारा, हाँ, उनके जो उपदेश थे वो गीता में लिख दिए हैं, लिखी उनने नहीं है गीता। लास्ट हेडिंग डाल लो। अभी हमने क्या बताया था, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, तो वो उसी में ही तो आती है गीता। भी हम क्या समझा रहे हो और वो कंफ्यूज है। जैसे ये महाभारत चल रही नंबर, हाँ है ना, महाभारत में हमने सब चीज बता दिया, कौरव पांडव होते थे, पर गीता एक क्या है, किताब तो है, पर इसमें उपदेश दिए जाते हैं किसी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर आपको अपने अंदर अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है या आपको अपने मानव की अहमिका जाननी है तो हमें गीता के उपदेश पढ़ने चाहिए। लोग क्यों कहते हैं कि गीता पढ़ो, जैसे कभी कभी मनुष्य गलत बात पे चलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, गीता पढ़ो, महाभारत नहीं पढ़ो। महाभारत में तो युद्ध का ही वर्णन है, उसमें तो राजनीति दिखाई गई है, कैसे कौरवों ने क्या करा, द्रौपदी का चीरण किया, कौरव ने क्या करा, अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह में फंसे, ये सब हम वर्णन किसमें पढ़ते हैं, गीता में, महाभारत में। और गीता में सिर्फ हम मनुष्य के बारे में पढ़ते कि मनुष्य को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, सारे दुखों को भूलकर, सभी धर्मों को छोड़कर, ये उपदेश वो बताते गए। जहाँ अर्जुन रास्ता भटके, जब वो उनका युद्ध चला था, 200 साल तक युद्ध चला, ये अब कृष्ण जी तो उपदेश देंगे ना, वो तो भगवान है ना। आप क्लास में शिष्य बैठे हैं, शिष्य गलत जाए तो हम तुम्हें सिखाने के लिए कुछ वर्ड बोलेंगे एक लाइन में, तो अब कृष्ण जी तो सीखे ही होंगे जैसा देखा जाए, तो ठीक है। अब माना जाए तो उस टाइम तो वो सारथी थे, उस टाइम भगवान नहीं थे, लेकिन वो उन्हें उपदेश दे रहे थे। हाँ बस, इसमें सभी दलहनी फसलें, अब उन्हीं का ही रूप है, कहते हैं कि उनका ही अवतार है। अब कहने को वो विष्णु भी अवतार में युद्ध लड़ सकते, लेकिन उन्हें शायद कृष्ण जी का अवतार लेना पड़ा, जरूरत होगी। इसमें सभी हर कोई एक एक रूप में नहीं चलता है यहाँ पे, यानी कि भगवान भी एक रूप में काम नहीं कर सकता, उसको भी अलग अलग परिवेश चाहिए, वेश चाहिए।
तब वो संसार को चलाएगा। ठीक है, अब जैसे राम जी को बलराम का अवतार माना जाता था, नहीं सॉरी लक्ष्मण जी को, और राम कृष्ण जी के ही थे। अब उन्होंने कहा अगले जन्म में हम बड़े भाई बन जाएंगे, तुम छोटे भाई बन जाना, तो वो वहाँ पे छोटे भाई बन के आए थे। वही चलते रहते हैं। अब ऐसा तो वैसे तो हमें नहीं लग रहा कि पृथ्वी शेषनाग पे, हम अंतरिक्ष में जाते तो वहाँ तो वो घूम ही रही है। क्यों, अंतरिक्ष में जाओगे तो पता नहीं है पृथ्वी कहाँ पर है। एस्ट्रोनॉट जा तो रहे हैं, तो ये तो काल्पनिक बातें मानी जाती हैं। हम क्या कहते हैं कि काल्पनिक बातें रखी गई है ना, कि पृथ्वी शेषनाग पे खड़ी है। अगर हम जाएं अंतरिक्ष में तो वहाँ पे शेषनाग है तो फिर पृथ्वी कैसे खड़ी है? गिर जानी चाहिए। ग्रेविटी वहाँ नहीं है, शेषनाग ने ग्रेविटी रख ली। अच्छा चलो, अब टॉपिक छेड़ा ही है। चलो, कृष्ण जी थे, बॉल खेल रहे थे। अब उस टाइम तो बॉल ही नहीं चलती थी। एक बात बताओ, हमारे रबड़ का विकास नहीं हुआ था उस टाइम, लाइट का ही विकास नहीं हुआ था, रबड़ का भी नहीं हुआ था, बॉल प्लास्टिक का भी विकास नहीं हुआ था। अब कृष्ण जी ने बॉल बनाई, बॉल से ही खेल रहे थे, वो बॉल ही गिरी थी पानी में। अब ये नहीं पता, चलो उन्होंने कपड़े की बनाई, कपड़े की बनाई होगी, हमने तो देखी नहीं है ना। हमारा कपड़ा है ज़्यादा हैवी होगा, वो डूब जाएगा। ठीक, आपका उनकी बॉल हो गया है डूबी, वैसे तो तैरती है। हम कोई भी चीज़ को बनाएंगे, अगर हम लकड़ी को भी, लकड़ी भी हैवी होती है बट लकड़ी नहीं डूबती है। ठीक, लोहा, हमारी जो नाव है वो भी नहीं डूबती, क्योंकि उसका जो ढांचा होता है वो एक चौकोर